नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज 26 जून की दो बड़ी घटना, लोकसभा अध्यक्ष पद पर ओम बिरला की ताजपोशी और विपक्ष नेता के रूप में राहुल गांधी की ताजपोशी। विपक्ष के नेता के बारे में आप समझ लीजिए कि जब 2006 में लाल कृष्ण आडवाणी को चौथी बार विपक्ष का नेता बनाया गया था तो उन्होंने कहा था कि विपक्ष का नेता प्राइम मिनिस्टर का शैडो होता है, शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री की छाया विपक्ष का नेता होता है। पूरे संसद भवन में, कार्यपालिका में प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी का नंबर है तो विपक्ष का नेता है। और ये विपक्ष का नेता पिछले 10 वर्षों से, जब से नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए हैं, तब से विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया। तर्क दिया जाता था कि जब 10% सांसद जीत करके आएंगे तो बनाया जाएगा, लेकिन 10% सांसद का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मोदी की मर्जी है और उसी मोदी की मर्जी के तहत न तो 2014 में विपक्ष का नेता बनाया गया और न 2019 में। 10 साल पहले 2014 तक जब मनमोहन सिंह सरकार यूपीए का शासन था, उस समय सुषमा स्वराज आखिरी विपक्ष का नेता थी। आज राहुल गांधी को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सम्मान दिया और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को सम्मान दिया, थोड़ा से चौंकाने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जो संबंध हैं उसे आप सब जानते हैं। और किस तरह से आज तक राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया नरेंद्र मोदी ने। आज तक के एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू में जब पूछा, कहा कि राहुल गांधी, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कौन राहुल गांधी। तो उन्हें यह भी नहीं पता था कि कौन राहुल गांधी हैं। हालांकि वो जान रहे हैं कि कौन राहुल गांधी हैं और डरते भी हैं उनसे, खौफ भी खाते हैं, लेकिन नाम नहीं ले सकते। शाहजादा कहा करते थे, कांग्रेस का शाहजादा, उनके मुंह से नाम कभी नहीं सुना गया। इसी तरह इंडिया गठबंधन का भी नाम नहीं लिया। जिसको नरेंद्र मोदी अपना दुश्मन मानते हैं उसका नाम नहीं लेते हैं। इंडिया गठबंधन को आज भी इंडी गठबंधन कहते हैं और उनकी देखी देखा इनके कैबिनेट मंत्री, गोदी मीडिया के चाटुकार पत्रकार सब इंडी गठबंधन ही कहते हैं अभी भी। शुक्र मनाइए कि राहुल गांधी का नाम लिया करते हैं मीडिया के लोग और कैबिनेट के लोग। ये लोग कांग्रेस का शाहजादा नहीं कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच जो दूरी थी घट गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की जो छवि बनी है उत्तर प्रदेश में, आप जान लेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश से भी ज़्यादा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा राहुल गांधी की लोकप्रियता है। CSDS के आंकड़े गवाह हैं कि 36% उत्तर प्रदेश के लोग
राहुल गांधी को प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हैं और सिर्फ 32% लोग नरेंद्र मोदी को। इसी तरह से पूरे देश में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है और उनका कद बढ़ा है जब से इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की है। उसके बाद चमत्कारिक रूप से परिवर्तन हुआ है राहुल गांधी के व्यक्तित्व में। लेकिन आज राहुल गांधी का जो लुक देखने में आया, दाढ़ी तो लगभग पूरी साफ ही हो चुकी है, मूछें हल्की हैं, दाढ़ी भी हल्की है और कुर्ता पायजामा बिल्कुल नेहरू जी के स्टाइल में। हालांकि नेहरू जी दाढ़ी मूछें नहीं रखते थे, सपाचट थे। तो नए अवतार के रूप में आज राहुल गांधी अवतरित हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो काफी समय से ईश्वर से भी बड़ा दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। मृत्युलोक की तो बात ही छोड़िए, विष्णु से भी बड़ा दर्जा, या यूं कहें कि विष्णु का अवतार जब मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय ने कहा कि विष्णु के 11वें अवतार नरेंद्र मोदी हो गए हैं, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के समय कहा था, तो नरेंद्र मोदी की तो बात ही नहीं है। वो तो इंसान है ही नहीं, देवलोक से उतरे हुए हैं, भारत का कायाकल्प करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, बायोलॉजिकल नहीं हैं, प्रकट हुए हैं, ऊपर से टपकाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बराबरी राहुल गांधी कैसे कर सकते हैं? लेकिन अगर देखिए संसद में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की अपेक्षा फिसड्डी साबित होते हैं। संसद का अनुभव राहुल गांधी को कहीं ज़्यादा है नरेंद्र मोदी से। 2004 में राहुल गांधी पहली बार सांसद बने थे अमेठी से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 में सांसद बने थे बनारस से। 10 साल ज़्यादा अनुभव है राहुल गांधी का। लेकिन जनता ने जो जनमत दिया है उसके तहत इंडिया गठबंधन की जीत नहीं हो पाई, लेकिन जीत हुई भी है और विपक्ष इस बार बहुत ताकतवर है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही और अहंकार का मुकाबला किया जाएगा और राहुल गांधी जब विपक्ष के नेता बने हैं तो इशारों में आज ही उन्होंने नरेंद्र मोदी, ओम बिरला और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को चेता दिया है कि अब इस संसद भवन में निरंकुशता नहीं चलेगी, अहंकार नहीं चलेगा, तानाशाही रुख नहीं चलेगा। अखिलेश यादव ने भी चेताया है और राहुल गांधी ने भी और दक्षिण के कई अन्य नेताओं ने भी। तो इस बार का लोकसभा का परिदृश्य, राज्यसभा का परिदृश्य 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ठसक के साथ 2014 और 2019 में 10 सालों तक राज किए हैं, वह ठसक छोड़नी पड़ेगी, वह अहंकार छोड़ना पड़ेगा, वह गुरूर छोड़ना पड़ेगा और विष्णु का अवतारी होने का दंभ, ईश्वर द्वारा प्रकट कर दिए जाने का दंभ भी छोड़ना पड़ेगा। इंसान बनकर के रहना होगा और इस देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी का आधे से अधिक सफाया
हो चुका है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि नहीं आती है तो जो 50% बाकी है इसका भी सफाया हो जाएगा और हमें लगता है कि 2029 तक वर्तमान लोकसभा नहीं चल पाएगी। गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के दोनों बड़ी बैसाखियां, बड़ी उम्मीदें पाल रखी हैं अपने अपने राज्य के लिए, बड़ी बड़ी मांगें उनकी हैं और उन मांगों को पूरा कर पाने में जब नरेंद्र मोदी फिसड्डी साबित होंगे, फेल साबित होंगे, तो कभी भी यह सरकार जा सकती है। इंडिया गठबंधन की मजबूती के फलस्वरूप जिस तरह से सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक दिखा करके प्रजातंत्र को जर्जर और कमजोर करने का काम पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने किया, वैसा अब नहीं कर सकेंगे। विपक्ष को जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करके खत्म करने का काम किया नरेंद्र मोदी ने, अब वैसा नहीं कर सकेंगे। अगर वैसा करेंगे तो उसके लिए राहुल गांधी भी हैं, विपक्ष के नेता के रूप में, ताकतवर नेता के रूप में नायडू भी हैं, नीतीश भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बदलाव कितना आया या कितना आने वाला है कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वही मंत्रिमंडल है, लगभग वही लोकसभा अध्यक्ष हैं, वही प्रधानमंत्री हैं। कुछ महकमे जरूर बदले हैं, कुछ महकमे के मंत्री जरूर बदले गए हैं, लेकिन वह बदलना भी मजबूरी थी, क्योंकि इनके कैबिनेट के 20 मंत्री हार चुके हैं लोकसभा चुनाव। उन्हें फिर से मंत्री नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन जो परिवर्तन देखने में आया है कि राहुल गांधी को शाहजादा कहने वाले नरेंद्र मोदी ने आज खुद हाथ बढ़ाया राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए। उस समय जब स्पीकर का चुनाव हो गया और ओम बिरला को उनकी कुर्सी तक लेकर के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लेकर के गए उनके आसन तक, वहां पर आसन पर बैठने के पहले प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया ओम बिरला ने, उसके बाद राहुल गांधी से हाथ मिलाया, उसके बाद राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच हाथ मिलाते हुए मैंने पहली बार देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तो राहुल गांधी को पसंद करते हैं और न राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी को शाहजादा कहते हैं और राहुल गांधी तो बहुत कुछ कहते हैं। चौकीदार चोर है, अहंकारी प्रधानमंत्री, घमंडी प्रधानमंत्री, अडानी अंबानी का दलाल, ऐसे तमाम शब्द हैं जो कि राहुल गांधी ने कहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, न्याय यात्रा के दौरान। जब से राहुल गांधी ताकतवर होने लगे हैं तभी से उनके सुर बदल गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन जब आज दोनों लोगों ने हाथ मिलाया तो लगा कि दोनों की कड़वाहट कुछ कम हुई है, लेकिन दोनों के सीने में जो आग जल रही है वह कब धधकने लगेगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। और कल से राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और महाभारत जैसा सीन देखने को मिलेगा। इस बार विपक्ष कोई कोताही नहीं करेगा और सत्ता पक्ष बचाव के मूड में कहां तक अपने को बचा पाएगा, क्योंकि एक से एक मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए
प्रधानमंत्री की गलत नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद, भ्रष्टाचारी बता करके विपक्ष को गिरफ्तार करना, दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में लगा कि उन्हें वहां से राहत मिल जाएगी, जमानत हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पहले ही उन्हें सीबीआई ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यानी जो 2019 से 24 तक चला है, अभी भी वही ठसक चल रही है सीबीआई ईडी आईटी के मामले में। ईडी ने गिरफ्तार किया था, कोई सबूत नहीं मिला, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई एक भी छोटा से भी चवन्नी तक का भी कोई रकम नहीं बरामद की गई। सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दे दिया, हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी। हमें लगता है कि हाई कोर्ट गुजरात का जैसा है, उसी तरह का दिल्ली का भी हाई कोर्ट हो गया है, जो कि सत्ता के इशारे पर अपने निर्णय देता है। सुप्रीम कोर्ट मामला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जमानत से पहले ही रात में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, केजरीवाल को, सीबीआई ने। तो आतंक जारी है, हमें लगता है आगे भी जारी रहेगा। ईडी का आतंक खत्म हुआ क्योंकि कोई सबूत नहीं था, सीबीआई का आतंक शुरू हो गया। सबूत होगा तो कार्रवाई होगी, नहीं सबूत होगा तो कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक परिवर्तन है। दिन भर में 10 बार ड्रेस बदलते थे, अब सिर्फ 1 या 2 ही बार ड्रेस बदलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल के बीच तलवारें कल से खींचेंगी और महाभारत का स्तर, महाभारत तो 18 दिन तक ही हुआ था, लेकिन यह महाभारत जो कल से शुरू होने जा रहा है, जब तक सरकार गिरेगी नहीं, अपने पापों से, अपने भार से दब करके नहीं गिरेगी, या फिर नीतीश और नायडू की कृपा से जब सरकार गिरेगी तभी तलवारें म्यान में वापस जाएंगी। उसके पहले साल के 365 दिन तलवारें बाहर रहेंगी। अब इन तलवारों से कौन घायल होता है, कौन नहीं, कौन भारी पड़ता है, किसकी हार होती है, कौन अपनी बातें मनवा सकता है और कितनी बातें मानी जा सकती हैं, समय बताएगा, बहुत समय नहीं है। सांसदों के शपथ ग्रहण के समय सभी सांसदों ने अपनी अपनी मर्जी से नारे लगाए। उसमें से बरेली के नवनिर्वाचित सांसद छत्रपाल गंगवार ने शपथ लेने के बाद कहा, जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि संविधान जिसकी तुरंत उन्होंने शपथ लिया था, जिस संविधान की शपथ तुरंत लिया था 1 मिनट पहले, उसी की धज्जियां उड़ा दिए शपथ लेने के तुरंत बाद और बोले जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब है कि आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन इसके खिलाफ थोड़ी आवाज़ तो उठी थी, लेकिन जितना आवाज़ उठना चाहिए था उतना नहीं उठी थी। प्रधानमंत्री की पार्टी के बारे में पता है कि आरएसएस के एजेंडे पर चलती है और आरएसएस का एजेंडा है संविधान को खत्म करना, मनुस्मृति को लागू करना, लोकतंत्र को खत्म करना, हिंदू राष्ट्र बनाना। और इसी के लिए आरएसएस की स्थापना 1925 में की गई थी और 100 सालों तक, अगले साल 2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। 100 साल बीत गए लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका और बनेगा भी नहीं।
आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच भी तलवार खिंची हुई है इसी बात को लेकर के कि 14 साल तक राज किया लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाया। 100 साल पूरे होने, शताब्दी के पूरा होने के बाद जश्न मनाने का कार्यक्रम था आरएसएस का, उस जश्न को रद्द कर दिया गया है। मोहन भागवत इतना नाराज हैं कि उन्होंने अपने सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष पद के वोटिंग के समय बोल रखा था कि अगर वोटिंग होती है तो इंडिया के पक्ष में वोट करना है। लेकिन वोटिंग तो हुई, लेकिन मत विभाजन नहीं किया गया, ध्वनि मत से पारित कर दिया गया कि ओम बिरला अगले स्पीकर होंगे। मत विभाजन होता तो पता चलता, हो सकता है कि मोदी सरकार भी गिर जाती। सूत्रों के द्वारा पता चला है कि आरएसएस ने निर्देश दिया था आरएसएस समर्थित सभी सांसदों को कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करना है और नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना है। तो हिंदू राष्ट्र का मामला सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। सांसदों ने जैसे शपथ लिया उसी समय अगर हिंदू राष्ट्र का ऐलान हो गया और चुनाव के दौरान 400 सीटें दीजिए, संविधान बदल देंगे का ऐलान हो गया है, तो यह देश किस दिशा में जा रहा है समझा जा सकता है। लेकिन उम्मीद इस बात से कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं और इंडिया बहुत मजबूती के साथ विपक्ष के रूप में खड़ा है। संविधान की प्रति हाथ में आज से नहीं, चुनाव प्रचार के समय से ही राहुल गांधी के हाथ में है और संसद में जब सांसद प्रवेश करते हैं इंडिया गठबंधन के तो उनके सबके हाथ में संविधान की कॉपी देखी गई। शपथ लेते समय भी संविधान उनके हाथों में था। तो एक तरफ संविधान है, धर्मनिरपेक्षता है, भारत की साझा संस्कृति को आगे ले जाने का मादा है, तो दूसरी तरफ संविधान विरोधी लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं और शपथ के बाद ही ऐलान कर रहे हैं कि हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो समझ लीजिए कि तलवारें आज से ही खिंच गई हैं। अब या तो मनुवाद की जीत होगी, ब्राह्मणवाद की जीत होगी, तथा कथित सनातनवाद की जीत होगी, या फिर धर्मनिरपेक्ष संविधान की जीत होगी। लड़ाई दक्षिणपंथ और वामपंथ की नहीं है, यह लड़ाई ब्राह्मणवाद और धर्मनिरपेक्ष भारत की है। नरेंद्र मोदी शुरू से ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति से नहीं है, विचारों से हैं। जब से आरएसएस से जुड़े हैं तब से दिमाग उनका ब्राह्मण है और शरीर ओबीसी है। अब देखना है कि ब्राह्मणवाद को जिस तरह से वो आगे बढ़ा रहे थे, जो अयोध्या में हुआ बाबरी का ध्वंस करके राम मंदिर का निर्माण और वह राम मंदिर का उद्घाटन भी आधा अधूरा किया गया, आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया गया। जनता इतनी नाराज, अयोध्या तक की जनता हो गई कि वहाँ के सांसद को गच्चा दे गई, उन्हें हरा दिया। और पूरे भारत में मंदिर के नाम पर, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर वोट कहीं भी नहीं मिला नरेंद्र मोदी। अब देखना है कि इनका जो एक और वादा था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के रहते हुए हमें नहीं लगता कि काशी और मथुरा में अयोध्या जैसा उपद्रव होगा और वहाँ के मस्जिद ढहाए जाएंगे और वहाँ मंदिर बनाया जाएगा। राहुल गांधी एक समावेशी नेता हैं और नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ताकतवर जनता के बीच हो चुके हैं, लोकप्रिय हो चुके हैं। और आज जब उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में उनकी ताजपोशी हुई है
तो अगली ताजपोशी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में मिलने वाली है। इस बात को आप लिख करके रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।